दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षित लड़कियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया वह न केवल अशोभनीय था बल्कि लोगों और विशेष रूप से महिलाओं को शर्मसार करने वाला भी। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी अशालीन टिप्पणियों के लिए क्षमा मांग ली, लेकिन यह हास्यास्पद है कि विवाद खड़ा होते ही उनके समर्थक और सहयोगी उनका बचाव करने में जुट गए। जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कथन को सेक्स एजुकेशन करार दिया, वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को यह नहीं समझ आया कि मुख्यमंत्री ने गलत क्या कहा है। इससे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि नेता कार्यकर्ता अपने नेतृत्व का किस तरह बिना विचारे अंध समर्थन करते हैं। अच्छा होता कि नीतीश कुमार के समर्थक उनका बचाव करने के स्थान पर चुप रहते, क्योंकि यह एक ऐसा बयान था जिसे मर्यादित नहीं कहा जा सकता। यह हैरानी की बात है कि नीतीश कुमार ने स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर विवाद खड़ा करने वाला बयान विधानसभा में भी दिया और विधान परिषद में भी उन्होंने यह भी ध्यान नहीं रखा कि महिला सदस्य भी सदन में हैं। नीतीश कुमार ने जिस दिन स्त्री शिक्षा की महत्ता बताते हुए यह कहा कि पति के कृत्यों के कारण अधिक बच्चे पैदा होते हैं, उसी दिन उनकी कैबिनेट ने जाति सर्वे से हासिल आंकड़ों के आधार पर आरक्षण को विस्तार देने वाले विधेयक को मंजूरी दी। इस विधेयक के माध्यम से आरक्षण सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 किया जाएगा। चूँकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी 10% आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए यदि उक्त विधेयक कानून का रूप ले लेता है तो बिहार में आरक्षण 75% हो जाएगा। पता नहीं जातिगत आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक करने वाला कानून सुप्रीम कोर्ट के समक्ष टिक सकेगा या नहीं, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि पिछड़ेपन को दूर करने का एकमात्र उपाय जातिगत आरक्षण नहीं है। इसमें एक बड़ी भूमिका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है और वही बिहार समेत अन्य राज्य सरकारें वंचित वर्गों को उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इस पर विचार होना चाहिए कि जिन वर्गों और विशेष रूप से SC/ST वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलते हुए 7 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, वही अब भी सबसे अधिक पिछड़े क्यों हैं। यह प्रश्न यही बताता है कि जो वास्तव में पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। विडंबना यह है कि राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसी कोई व्यवस्था बनाने को तैयार नहीं कि पात्र व्यक्तियों यानी वंचित पिछड़े लोगों को ही आरक्षण मिले। क्या यह कहा जा सकता है कि बिहार अथवा अन्य राज्यों में जो भी दलित पिछड़ी जातियां हैं उनके समस्त लोग सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं? ऐसा कोई निष्कर्ष सुविधाजनक राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। राज्य सरकार ने 6,000 तक के मासिक आय वालों को ही आर्थिक रूप से गरीब माना है, जबकि सूबे की 64% आबादी मात्र 10,000 तक की मासिक आय पर निर्भर है।
सरकार को इनकी आय बढ़ाने के उपायों पर भी विचार करना चाहिए। 10,000 बहुत बड़ी राशि नहीं होती। यह अच्छी बात है कि 6,000 तक मासिक आय वाले 94 लाख से अधिक परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। बेहतर होता कि गरीबों की श्रेणी में 10,000 मासिक आय वालों को भी रखा जाता और इनके लिए मदद की घोषणा की जाती। हालांकि गरीबी उन्मूलन के कई और उपायों की घोषणा की गई है। जीविका दीदियों के लिए अब शहरों में भी काम करने की व्यवस्था की जा रही है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 1 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। 67,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को जमीन के लिए प्रति परिवार 60,000 के बदले 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। इसके अलावा गरीबों के कल्याण के लिए सरकार पहले से भी कई योजनाएं चला रही है। राज्य में स्वरोजगार के लिए ऋण दिए जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वे इसका लाभ लेकर स्वरोजगार की ओर बढ़ें। हालांकि ऋण प्राप्त करने में कई समस्याएं भी आती है, जिन्हें दूर करना होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी यह देखना चाहिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह गरीबों तक पहुँचे। आमतौर पर देखा जाता है कि आवेदन करने के बाद भी सही व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता। तमाम सख्ती के बावजूद प्रखंड कार्यालयों में बिचौलिए हावी रहते हैं और ये गरीबों की हकमारी करते हैं। अक्सर शिकायत मिलती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में भेदभाव किया जाता है। प्रखंड और जिलों में बैठे अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना होगा। स्टॉप।